हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति गुरुकुल। लास्ट वीडियो में हमने मनी एंड बैंकिंग का कैश रिजर्व रेशियो तक पढ़ा था। आज देखते हैं पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। कौन कौन से ऐसी पॉलिसी टूल्स है जिसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। ओके, रिजर्व बैंक इज द ओनली इंस्टीट्यूट विच कैन इशू करेंसी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिर्फ रिजर्व बैंक ही है जो करेंसीज को इशू कर सकती है इंडिया में। ठीक है, when commercial banks need more funds in order to be able to create more credit, they may go to market for such funds or go to the central bank. जब कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको अगर फंड्स की जरूरत होती है तो वो या तो मार्केट में जाके क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, या फिर वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। मतलब सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आगे देखते हैं, दिस रोल ऑफ द आरबीआई दैट ऑफ बीइंग रेडी टू लेंड टू बैंक्स एट ऑल टाइम्स, इट्स अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड ड्यू टू दिस द सेंट्रल बैंक इज सेड टू बी द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। जो आरबीआई होता है इसका रोल बैंक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये एनी टाइम अवेलेबल रहता है बैंक्स के सपोर्ट के लिए। और इसीलिए से क्या कहा जाता है? लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट, मतलब लास्ट टाइम पे जिससे हम सहारा लेते हैं ना वो। द आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक थ्रू वेरियस टूल्स विच आर क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। दो टाइप्स के कंट्रोल करता है आरबीआई मनी सप्लाई के लिए। कैसे? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द कैश रिजर्व रेशियो और बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वांटिटेटिव में वो क्या करता है? कैश रिजर्व रेशियो और बैंक रेट और ओपन मार्केट के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? हम कैश रिजर्व रेशियो कल के क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशू बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो इशू किए होते हैं उनका परचेस और सेल होता है। ठीक है, दिस परचेस एंड सेल इज इंटरेस्ट टू द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। इस पर अभी एक रिसेंट में एक पिक्चर भी आई थी जिसपे वो बॉन्ड्स के रिलेटेड ना वो नकली बॉन्ड्स बनाता है, जाली बॉन्ड्स। ये एक टाइम पे ये स्कैम हुआ था इंडिया में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड्स कौन इशू करता है? आरबीआई। When RBI buys a government bond in the open market, it pays for it by giving a check। और जब आरबीआई बॉन्ड को खरीदते हैं तो वो किसके थ्रू पेमेंट करते हैं? चेक के थ्रू। This check increase the total amount of reserve in the economic and thus increase the money supply। और इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ता है। Selling of a bond by the RBI to private individual or institutes leads to reduction in the quantity of reserves and hence the money supply। और अगर जब आरबीआई सेल करता है बॉन्ड्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को तो वो क्या करता है? रिडक्शन करता है क्वांटिटी ऑफ रिजर्व एंड मनी सप्लाई में। आगे देखते हैं, द चेक इंक्रीज द टोटल। नहीं, कहा थे हम? कहाँ तक पढ़ा था हमने? यहाँ तक। व्हेन आरबीआई buys a government bond in the open market, नहीं ये नहीं था। The check increases the total amount of reserve, sells the permanent। The check increases the total amount of reserve in the economic and thus increase the money supply। Selling of a bond by the RBI to private individual, ये हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। दे आर परमानेंट इन नेचर व्हेन द सेंट्रल बैंक बाइज these सिक्योरिटीज just इंजेक्टिंग मनी इनटू द सिस्टम। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खरीदती है तो सिक्योरिटी को खरीदती है तो वो क्या करती है? मनी को इंजेक्ट करती है। इट इज विदाउट एनी परमिशन टू सेल देम लेटर। Similarly, when the central bank sells the security, withdrawing money from the system, it is without any promises to buy them later। जब वो बेचती है तो वापस उसको खरीदने का कोई प्रॉमिस नहीं करती है। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है? इंक्लूड्स persuasion by the central bank in order to make commercial bank discourage or encourage lending which is done through moral, social, margin and requirement। मतलब ये morals के ऊपर है। ठीक है, आगे देखते हैं रेपो रेट एंड रिजर्व रेट में क्या है। व्हेन द सेंट्रल बैंक्स बाय द सिक्योरिटी, दिस गवर्नमेंट ऑफ
These government agreement of purchase also has specification about the date and price of the resale of the security. This type of agreement is called repurchase agreement और रेपो मीन्स जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जब वो सिक्योरिटी को खरीदती है तो उसका जो परचेज का अग्रीमेंट होता है उसमें स्पेसिफिक डेट और प्राइस ऑफ रीसेल मेंशन होता है और इसी एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है रीपर्चेस अग्रीमेंट मतलब रेपो रेट ठीक है द सेंट्रल बैंक मे सेल द सिक्योरिटी थ्रू एन अग्रीमेंट दैट हैज अ स्पेसिफिकेशन अबाउट द डेट एंड प्राइस एट विच इट विल बी रीपर्चेस और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ना वो बेच सकता है उसी सिक्योरिटीज को एक स्पेसिफिक प्राइस रेट और डेट के हिसाब से दिस टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज कॉल्ड रिजर्व रीपर्चेस अग्रीमेंट ठीक है अब ये आगे देखते हैं और रिजर्व रेपो द रेट ऑफ एट विच द मनी इज विथड्रॉन इन दिस मैनर इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट ठीक है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट्स रेपो एंड रिजर्व रेपो ऑपरेशन एट वेरियस मैच्योरिटी ओवरनाइट 7 days 14 days मतलब ये कभी कभी करता है कभी रात को भी कर देता है किसी भी टाइम फिर 7 दिन का होता है फिर 14 दिन का होता है ठीक है This type of operation have now become the main tools of monetary policy of the Reserve Bank of India. आगे देखते हैं बैंक रेट The RBI can influence money supply by changing the rate at which it gives loans to the commercial bank. This rate is called bank rate. RBI influence कर सकता है किसको जो बैंक जो रेट लोन का रेट करती है ना इंटरेस्ट रेट का उसको वो चेंज कर सकता है और इसीलिए वो बैंक रेट ऑफ इन इंडिया कॉल होता है By increase the bank rate, loans taken by the commercial banks become more expensive. This reduce the reserves held by the commercial bank and hence decrease money supply. और जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बॉन्ड बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना वो और एक्सपेंसिव हो जाते हैं उनके लिए लोन लेना तो क्या होता है इससे रिजर्व जो होता है ना मनी सप्लाई वो कंट्रोल हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है और हेंस डिक्रीज मनी सप्लाई और मनी सप्लाई जो होता है ना वो कम हो जाता है क्योंकि बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन नहीं ले पाती है जब उनका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो उनके पास मनी सप्लाई कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसका मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा अ फॉल इन द बैंक रेट कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई और जब बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट गिरता है तब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा अपोजिट है ना ऑब्वियस ही बात है जब सेंट्रल बैंक जो होती है अगर वो इंटरेस्ट रेट कम रखी है तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा ले सकती है तो उसके पास मनी सप्लाई ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा उसको मनी सप्लाई कहाँ से मिलता है सेंट्रल बैंक से मिलता है आगे देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट इन द सेंस दैट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड हेंस कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कॉमोडिटीज वेरी इजीली ऑन द अदर हैंड इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब समझ में तो मनी के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है कि मनी से हम कुछ भी चीज का एक्सचेंज कर सकते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कैसे हुआ पेन को लेना है तो आप इसके बदले पैसे देके ले सकते हैं पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में इसके बदले आपको ऐसी कोई वस्तु देनी होगी जो सामने वाला लेने के लिए अग्री है और अपना सामान देने के लिए अग्री है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या फिर एक सिचुएशनल वाला कॉस्ट परचेस होता होगा इकोनॉमिक इसमें क्या होता है अपॉर्चुनिटी आपके पास पैसे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपने खरीद लिया ठीक है आगे देखते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ यूनिट ऑफ अ मनी चेंज हैंड्स ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंज हैंड मतलब आप मान लीजिए आप आज पैसे निकाले एटीएम से ठीक है आपने मान लीजिए 1000 रुपए निकाले 500 रुपए का आपने सप्लाई वेजिटेबल्स ले लिया तो आपने किसको मनी दिया 500 रुपए जो वेजिटेबल सप्लाई वाला वेंडर रहता है दुकान वाला उसको दिया अब वो दुकान वाला उस मनी से फिर से जाएगा सब्जी खरीदने के लिए कहाँ से होलसेलर से सब्जी लेकर के आएगा तभी तो वो आपको दुकान पे बेच रहा है तो वो पैसा वो वहां से 500 रुपए उसके पास जाएगा अभी उसके पास से वो एक गांव में जो फार्मर बैठा है जहां से वो सब्जी लेकर के आ रहा है उसके पास जाएगा तो ये क्या हुआ ये मनी जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है इसको क्या कहा जाता है सर्कुलेशन ऑफ मनी तो अब आगे देखते हैं द टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शन इन एन इकोनॉमिक इंक्लूड ट्रांजैक्शन इन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज क्लियरली मच ग्रेटर देन द नॉमिनल जीडीपी अब ये जो पूरा साल भर में जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है इकोनॉमिक में गुड्स परचेज सेल रीसेल जो भी हम करते हैं ना वो क्या होता है क्लियरली मच ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी से होता है ठीक है
द स्पेक्युलेटिव मोटिव, बॉन्ड्स, they are papers bearing the promise of a future stream of monetary returns over certain period of time. बॉन्ड्स क्या होता है? एक पेपर होता है, उस पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मनी सब कुछ लिखा होता है। आपने अगर बॉन्ड नहीं देखा तो आप गूगल करके देखिएगा कि बॉन्ड कैसा दिखता है, और आपको वो एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए मिलता है। मान लीजिए साल भर के लिए होता है या 2 साल के लिए, आप कैसे भी ले सकते हैं। और जब आप उसको रिटर्न करोगे ना, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। ठीक है, चेक का ही फॉर्म मान लीजिए, चेक तो 3 मंथ्स के लिए ही एक्सपायरी डेट होता है, बट इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है। दीज पेपर आर इशूड बाय गवर्नमेंट और फर्म्स फॉर बोरोइंग मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड दे आर ट्रेडेबल इन द मार्केट। ट्रेडेबल इन द मार्केट, जो पेपर होता है ना, वो गवर्नमेंट और फर्म्स के द्वारा इशू किया जाता है पैसे लेने के लिए पब्लिक से, और ये ट्रेडेबल है, मतलब इसको और आगे आगे पीछे बेच सकते हैं। If the supply of money in the economic increase and people purchase bonds with this extra money, demand for bonds will go up, bond prices will rise, and the rate of interest will decline. अगर जो सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमिक में बढ़ता है, तो जो परचेज जो बॉन्ड्स है उसका परचेज ज्यादा होगा, और वो जो मतलब अगर जो सप्लाई ऑफ मनी रहेगा तो पैसे ऑब्वियसली बात है इंसान के पास ज्यादा रहेंगे, तो वो क्या करेगा? बॉन्ड्स खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी जब डिमांड बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, फिर क्या होगा? फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर प्राइस क्या होगा? बॉन्ड्स का बढ़ जाएगा, और फिर रेट गिर जाएगा, डिक्लाइन रेट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, द सप्लाई ऑफ मनी वेरियस मेजर्स। कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। पैसे, रुपए और कॉइन्स दोनों ही गवर्नमेंट इशू करती है। कौन? आरबीआई। अपार्ट फ्रॉम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, द बैलेंस इन सेविंग्स, करंट अकाउंट, डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक इन कमर्शियल बैंक्स इज ऑल्सो कंसिडर मनी, सिंस चेक्स ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट्स आर यूज्ड टू सेटल ट्रांजेक्शन। Such deposits are called demand deposit, as they are payable by the bank on demand for the account holder. जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी मतलब कंट्रोल होता है, डिपॉजिट होता है, फिर इशू होता है, फिर सेविंग्स होता है, फिर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उसमें चेक्स होते हैं, विड्रॉ होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, ये सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ये क्या होते हैं? और मतलब ये पेबल होते हैं क्या? सच दीज अकाउंट्स आर यूज फॉर सेटल ट्रांजेक्शन। सच डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। और ये जब ड्रॉन करने के लिए, चेक ड्रॉन करने के लिए डिमांड होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट। एज दे आर पेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। और ये बैंक को पे करना होता है, क्यों? क्योंकि डिमांड होल्डर, जो अकाउंट होल्डर होता है, उसकी डिमांड होती है। Other deposit, for example, fixed deposit have a fixed period of to maturity and are referred to as a time deposit. Fixed FD जो होता है वो टाइम पीरियड के लिए होता है, मान लीजिए 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 4 साल का, सॉरी 5 साल का, 7 साल का, उस पर फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। फिर फिएट मनी क्या होता है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर देयर फॉर कॉल्ड फिएट मनी। ठीक है, दे डू नॉट हैव इन स्ट्रिक्ट वैल्यू लाइक अ गोल्ड और सिल्वर। इनका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होता है। जो मतलब 1 रुपए का सिक्का है वो 1 ही रुपए रहेगा, वो 10 रुपए नहीं हो सकता है। गोल्ड का होता है ना, जैसे 1 ग्राम का गोल्ड है, वो कितने रुपए की वैल्यू रखता है? 5,000। अभी जो रेट चल रहा है 5,800 700 जो भी चल रहा है, उसकी वैल्यू रखता है। तो वो यही कह रहे हैं। आगे देखते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल लेंडर एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये लीगल टेंडर कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए सिटीजन को इसकी जरूरत पड़ती है, और वो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। चेक्स ड्रॉन ऑन सेविंग और करंट अकाउंट हाउएवर कैन बी रिफ्यूज बाय एनीवन एज अ मोड ऑफ पेमेंट, हेंस डिमांड डिपॉजिट आर नॉट लीगल टेंडर्स। जो चेक होता है ना, वो डिमांड डिपॉजिट होता है, और वो लीगल नहीं होता है, क्योंकि कभी भी जो करंट अकाउंट वाला होता है ना, वो इसको रिफ्यूज कर सकता है। आगे देखते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। M1 में क्या है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। M1 में ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। अभी देखते हैं M2 क्या बता रहा है। M1 करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। ठीक है, अभी M3 क्या बता रहा है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। M4 क्या बता रहा है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन। ये सब हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, MCQs में भी आ सकता है।
where currency CO is the currency notes plus coins held by the public and demand deposit is the net demand deposit held by the commercial banks होगा। M1 and M2 are known as narrow money, M3 and M4 are known as broad money. These measures are in decreasing order of liquidity. M1 is the most liquid and easiest for transaction, whereas M4 is the least liquid of all. M3 is the most commonly used measures of money supply. It is also known as aggregate monetary resources. Money multiplier is equal to 1 upon cash reserve ratio. अभी demonetization देख लेते हैं। Demonetization was a new initiative taken by the government of India in November 2016. Demonetization में क्या किया? To tackle the problem of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the economy. Demonetization में क्या होता है ना, आपको याद होगा 2016 में जब मोदी जी ने अनाउंस किया था रात को 8 या 10 बजे कि कल से 1000 और जो 500 के नोट है वो बंद कर दिए जाएंगे। 2016 से पहले 1000 के नोट चलते थे, आप सभी को पता हो तो मैं बता दूं, और उसके बाद से उसी दिन से रातों रात बंद हो गए। वो नोट ही नहीं कोई ले रहा है, सब बैंक को डिपॉजिट करना है। क्यों ये चीज लाई गई? क्योंकि जो करप्शन हो रहा था ना, जो ब्लैक मनी लोगों के पास कैश में रहता है, वो निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था। अभी ये मई जून में भी इस साल भी हुआ है जब 2000 के नोट वापस से सरकार ने बंद किए। द ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ देखिए सिर्फ 500 and 1000 वर नो लॉन्गर लीगल टेंडर। न्यू करेंसी नोट्स इन द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 2000 वर लॉन्च। और आपको मैं बता दूं ये 2000 का नोट भी अब बंद हो गया है। अभी आगे देखते हैं क्या है इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इफ इट हैज इम्प्रूव टैक्स कंपाइलेशन एज अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल वर बॉट इन द टैक्स एमिटी। और इससे क्या हुआ, जो टैक्स के कंपाइलेशन में जो लोग आते हैं ना, टैक्स के ब्रैकेट में जो लोग आते हैं वो और मिले और उनको टैक्स देना पड़ा, तो इससे क्या हुआ, सरकार के पास पैसे आया। The savings of an individual were channelized into the formal financial system। और जो लोगों के पास सेविंग कैश में रहती थी वो एक प्रॉपर फॉर्म में फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक में डिपॉजिट हो गई। As a result, banks have more resources to at their disposable, which can be used to provide more loans। और इसी के तहत जब बैंक्स के पास पैसा जमा हुआ तो उसको और पैसे मिले और वो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए सक्षम हो गया और उसने इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया, क्योंकि उसके पास पैसे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट को लो करेगा, तभी तो लोग लोन लेंगे ना। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो लोग लोन कैसे लेंगे? इसलिए टैक्स इवेशन विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल पेनाल्टी एंड सोशल कंडेम्पशन। टैक्स कंपाइलेशन विल इम्प्रूव, कहाँ गया, इम्प्रूव एंड करप्शन विल डिक्रीज। इससे क्या हुआ ना कि टैक्स देने और से जो पेनाल्टी लगती थी वो भी कम हुई और सोशल कंडेम्पशन हुआ। फिर टैक्स मिलता है तो करप्शन डिक्रीज होता है। लोगों को टैक्स देना होता है तो लोगों को वो टैक्स के ब्रैकेट में आना होता है, फॉर्म 16 होता है और भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपको उस पर ब्रीफ डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। फिलहाल तो हमें अपना चैप्टर कंप्लीट करना है क्योंकि हमारा पेपर आ रहा है और रिवाइज का टाइम होता नहीं है। वीडियो देख के आप कभी भी देख सकते हैं तो आपको रिकॉल हो जाएंगी चीजें। आगे देखते हैं क्या है। Demonetization could also help tax administration in other way by shifting transaction out of the cash economic into the formal payment। और इससे क्या हुआ, जो घरों में पैसे होते थे ना कैश, उससे टैक्स तो वो टैक्स के ब्रैकेट में आते नहीं थे। अभी जब बैंक में गए तो सब लोगों के बहुत सारे लोग जो टैक्स में आए, तो इससे क्या हुआ, सरकार को फायदा हुआ। हाउस होल्ड एंड फर्म्स हैव बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम कैश टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और जो घर की औरतें होती थी उनके तो अकाउंट्स भी नहीं हुआ करते थे, वो घर में पैसे इधर उधर रखती थी। कितने पैसे घर की औरतों के पास से भी निकले। और जो फर्म्स होती थी वो भी कैश में ट्रांजेक्शन करते थे। लाइक जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं ना, वो अपना जो एम्प्लॉयज रखते थे उनको पेमेंट, वो सैलरी कैश इन हैंड करते थे, ना कि अकाउंट्स में करते थे। अब क्या हो गया, सारा ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक से होने लग गया है, डिजिटल पेमेंट होने लग गया है। तो फ्रेंड्स ये था मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज पढ़ेंगे हम क्लास 12 की। उसके बाद हम न्यू सीजन स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से क्लास 11 की, क्योंकि क्लास 11 में जब हम फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती। एज अ कॉमर्स में हमें जो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है ना, वो हमको उस समय देखना की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।